नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सेबी की यह पहली महिला चेयरपर्सन है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर क्या होगा। देखो, बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, धृति बनर्जी के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ही इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। तो कोलकाता की यह निदेशक बनाई गई थी, आपको याद होगा। रेखा मेनन के बारे में बात करें तो रेखा मेनन ने नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन होने का मतलब खिताब है उसको प्राप्त किया, या ये पद प्राप्त किया। तो रेखा मेनन का नाम भी याद रखना। कला रामचंद्रन, ये प्रश्न भी अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। तो इनको जो है गुरुग्राम की पहली पुलिस आयुक्त बनाया गया है, पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है कला रामचंद्रन जी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम ऑप्शन है डी, जो कि हमारा आंसर है। सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई हैं माधवीपुरी बुच। तो ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो देखो फ्रेंड्स, इन्होंने स्थान लिया है अजय त्यागी का, ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए चेयरमैन की घोषणा कर दी गई है। माधवीपुरी बुच को चेयरमैन पद के लिए नियुक्त किया गया है। सेबी के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी का विस्तारित कार्यकाल इसी महीने यानी कि फरवरी में खत्म हो रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। माधवीपुरी बुच सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। बात करते हैं सेबी के बारे में। तो ये सेबी का लोगो है, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए एक नियामक निकाय है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था और सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या है? आपको बताना है व्हाट इज द थीम ऑफ साइंस डे 2022 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये इसकी थीम है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपको याद दिला दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को होता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो देखो, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट का मतलब उन्होंने इसका ऐलान किया था या इसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद साल 1986 से हर साल 28 फरवरी का दिन सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 1987 में, 28 फरवरी के दिन 1987 में। अच्छा, एक दिवस और होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जो वर्ल्ड साइंस डे होता है, वर्ल्ड साइंस डे ये कब होता है? तो फ्रेंड्स देखो, 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि वर्ल्ड साइंस डे ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये होता है प्रतिवर्ष 10 नवंबर को, ठीक है। तो याद रखना। अब रमन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। रमन प्रभाव के अनुसार मॉलिक्यूल्स द्वारा प्रकाश पुंज को विक्षेपित करने में प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो बदल जाती है। जब कोई एक वर्णीय प्रकाश, जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट आप कहेंगे, द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है, तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। तो जैसे कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा, अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में साइंस से रहे होंगे, तो एक होता है प्रिज्म ना, तो यहाँ पर प्रकाश को डाला जाता है, फिर यहाँ पर 7 रंग दिखाई देते हैं इस प्रकार से। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और अक्षय कुमार को अपने अगली फिल्म का नाम भी मिल गया। तो देखो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ऑपरेशन गंगा। भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से
अपने नागरिकों को, जिनमें अधिकांश स्टूडेंट हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। अन्य देश काफ़ी पीछे हैं भारत की अपेक्षा। यूक्रेन में 80,000 विदेशी छात्रों में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। इसके बाद मोरक्को, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और नाइजीरिया के छात्रों का नंबर आता है। अमेरिका ने कहा है कि वह अपने नागरिकों को निकालने में सक्षम नहीं है। उनके नागरिक सीमा पर, मतलब सीमा पार करके दूसरे पड़ोसी देशों में पहुंचे तब उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक ही तरह की एडवाइजरी जारी की है और ब्रिटेन भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है। उसने अपने नागरिकों से कहा कि वह यूक्रेन की एडवाइजरी पर ही अमल करें। जर्मनी ने तो अपना दूतावास ही अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है और फिलहाल भारतीयों को लाने के लिए 4 मंत्री भी तैनात किए गए हैं। मिला जुलाकर वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए सबसे अधिक प्रयास अगर किसी देश के द्वारा हो रहा है तो वो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने खुले में मीट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली बैंड द सेल ऑफ मीट इन ओपन? तो ये है त्रिपुरा हाई कोर्ट, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कहा है कि वह सार्वजनिक स्थानों और गलियों में मीट की जो ओपन सेल होती है उस पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा कि स्लाटर हाउस को लेकर राज्य का एक विस्तृत योजना तैयार करें। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर इसका पालन किया जाए। और फ्रेंड्स, अगर बात हो रही है यहाँ पर त्रिपुरा की, तब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ त्रिपुरा के बारे में। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया कितना है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 10,492 वर्ग किलोमीटर है। छोटा सा राज्य है। पॉपुलेशन कितनी है? 36.6 लाख के आसपास 2012 के सेंसस के मुताबिक। और चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देब। बिप्लब कुमार देब हैं त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के दुनिया के सबसे बड़े जहाज AN-225 मारिया को मार गिराया है। इसको AN-225 मरिया भी कहते हैं, मारिया भी कहते हैं, मरिया भी कहते हैं। तो जो कुछ आपको आसान लगे, या MRIY, ये इसकी स्पेलिंग है। तो यह किस प्रकार का विमान था? तो यह एक मालवाहक विमान था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान को यूक्रेन युद्ध में मार गिराया है। यूक्रेन में बने दुनिया के सबसे बड़े विमान एंटोनोव 225 मरिया को कीव के पास स्थित होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस के हमले में मार गिराया गया। इस विमान को यूक्रेन की सरकारी डिफेंस कंपनी यूक्रोबोरोनप्रोम ने तैयार किया था। यूक्रोबोरोनप्रोम इस कंपनी ने तैयार किया था। हालांकि यह कोई यात्री विमान नहीं था, लेकिन यह एक क्योंकि मालवाहक विमान था तो बहुत हेल्प मिलती थी यूक्रेन को इस विमान के द्वारा। यूक्रेनी कंपनी का कहना है कि इस विमान को दोबारा तैयार करने में $3 अरब की बड़ी लागत लगेगी और लंबा वक्त लगेगा। इस विमान को 1980 में तैयार किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वजनी एयरक्राफ्ट माना जाता है। IIT कानपुर ने भारत में कोविड की चौथी लहर का अंदेशा जताया है। तो किस महीने में आ सकती है भारत में कोविड की चौथी लहर? ये आएगी जून में। इसके लिए IIT कानपुर ने डेट भी डिक्लेयर किया है। 22 जून के आसपास चौथी लहर शुरू होगी और यह 23 अगस्त के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगी। 24 अक्टूबर तक ये समापन की ओर होगी। और गंभीरता कितनी होगी, कितने लोग मरेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों का जो टीकाकरण हो चुका है। यानी कि गंभीरता के बारे में अभी कोई खास प्रेडिक्शन नहीं किया गया है। किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? विच यूनियन हैज सस्पेंडेड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑनरेरी प्रेसिडेंट? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने पुतिन के मानद अध्यक्ष पद को निलंबित करने के लिए यूक्रेन पर रूस के हमले को कारण बताया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद उत्साही जूडोका हैं और ब्लैक बेल्ट धारक पुतिन 8वें डैन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी भी हैं। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई। 1951 में हेडक्वार्टर वर्तमान में बुडापेस्ट हंगरी में है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके मारियस वीजर। मारियस वीजर इसके अध्यक्ष हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि अध्यक्ष तो पुतिन थे, नहीं, पुतिन जो थे वो मानद अध्यक्ष थे, यानी कि नियुक्त किए गए थे
ऑनरेरी प्रेसिडेंट के तौर पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितने भी ग्रैंड स्लैम खेले जाएंगे, जितने भी अब ओपन टेनिस टूर्नामेंट होंगे, वो सारे अब 2022 में स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल से आपको याद आता होगा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2022 में, तो इसमें भी राफेल नडाल ने ही मेन सिंगल्स का खिताब जीता था। अच्छा, फीमेल सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? फीमेल सिंगल का खिताब जीता था एस्ले बार्टी ने। तो राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। उपविजेता कौन रहे? कैमरून नोरी रहे। कहाँ के हैं ये? ब्रिटेन के हैं। याद रखना कि मैक्सिकन ओपन का एक नाम और है, अकापुल्को खिताब। अकापुल्को खिताब। राफेल नडाल ने चौथी बार ये मैक्सिकन ओपन जीता है। पहली बार 2005 में, फिर 2013 में, फिर 2020 में और अब 2022 में। राफेल नडाल हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीतकर सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। कुल 21 बार इन्होंने जीता और यह राफेल के करियर का 91वां ATP था। ATP का मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। अच्छा, महिलाओं के लिए जो होता है वो WTA होता है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ये भी याद रखना। अब आपको याद दिला दें, ये हाल ही में नोवाक जोकोविच, इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में शामिल नहीं होने दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपना टीका नहीं लगवाया था कोविड का, तो इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने नहीं दिया गया। फिलहाल नोवाक जोकोविच ने 2022 में जो अपना पहला खिताब जीता है वो है दुबई टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। हाल ही में किस राज्य में 200 करोड़ रुपए के लागत के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है? उत्तर इसका ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र में। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र उद्योग, विशेष रूप से MSME को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और क्षेत्र के नियोजित और बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी उस्मायन के साथ साथ सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा। तो याद रखना कि 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता था। तो कुल पदक जीते गए 8, इसमें 6 तो गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो ये है पदकों की संख्या। ठीक है, तो जुलाई अगस्त में होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान पक्का कर लिया गया है। भारत के ये 12 जो है वेटलिफ्टर हैं जो कि बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर मीराबाई चानू, विद्यारानी देवी, पोपी हजारिका, उषा कुमारा, पूर्णिमा पांडे, संकेत महादेव, चनम्बम ऋषिकांत सिंह, जेरेमी लाल रिंगुनगा, अंचिता सेवली, अजय सिंह, विकास ठाकुर और रागला वेंकट राहुल, ये वेटलिफ्टर हैं जो कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे एज ए वेटलिफ्टर। तो फ्रेंड्स, कल का प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में। और अब आपके लिए आज का प्रश्न कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये हैं आपके ऑप्शन। वीडियो पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी किया करें। वीडियो से संबंधित जो अन्य जानकारियां होती हैं, PDF वगैरह, ये सब आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।